बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नितारा प्लस पर खुश आमदीद कहते हैं। हम आज की वीडियो में इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक जदीद और मुनाफा बख्श तरीक़े कार पर बहस करेंगे, जिसको हम बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग का नाम देते हैं। ये वीडियो बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग A to Z का पार्ट 4 है। इसमें हम BFT6 से BFT8 तक की तफसीलात पर बहस करेंगे। इससे पहले हम BFT1 से BFT5 तक मालूमात मुहैया कर चुके हैं, जो कि इस सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक मुहित हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए आप हमारी पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें। BFT6 हम इस हिस्सा में बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग के टैंक में पानी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स का जिक्र करेंगे। क्योंकि इस तरीक़े कार में कम पानी में ज़्यादा तादाद में मछलियों की परवरिश की जाती है, इसलिए पानी के अंदर मौजूद कीमे अज्जा का बड़ा बारीक बीनी से ध्यान रखना होता है। इन तमाम अज्जा और पैरामीटर्स को उन मुनासिब हदूद के अंदर बरकरार रखा जाता है जो मछली की परवरिश और सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अब हम इन पैरामीटर्स का बारी बारी तफसील से जिक्र करते हैं। अमोनिया ये एक ऐसा मादा है जिसकी अहमियत और कंट्रोल पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अमोनिया की मिकदार 0.5 ppm से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अमोनिया की मिकदार 0.5 ppm से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ज़ायाशुदा खुराक और मछली के एक्सक्रीटा यानी फुजला के पानी में मौजूद रहने से पैदा होता है। इसकी पैमाइश अमोनिया किट से की जाती है। टैंक से पानी लेकर अमोनिया किट में मखसूस महलूल के चंद कतरे 5 मिलीलीटर पानी में डालकर उनका मुआजना ग्रेडिंग की कार्ड से किया जाता है और यूँ अमोनिया की मिकदार मालूम कर ली जाती है। अमोनिया के अलावा वाटर कल्चर में नाइट्राइट की मिकदार 0 से 0.5 ppm तक होनी चाहिए। नाइट्राइट अमोनिया की तरह ही खतरनाक होता है। दूसरा अहम पैरामीटर pH है। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में pH 6.8 से 8 तक होनी चाहिए। pH कम होने की सूरत में कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर कल्चर में मिलाया जाता है, जबकि pH ज़्यादा होने की सूरत में सिरका या विनीगर या सादा पानी मिलाकर वाटर कल्चर में डाला जाता है। pH की पैमाइश के लिए pH मीटर इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कल्चर का तीसरा अहम पैरामीटर TDS या सैलिनिटी है। वाटर कल्चर में TDS का मियार 1000 ppm से 2000 ppm तक होना चाहिए। TDS को बरकरार रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। TDS की पैमाइश भी TDS मीटर से की जाती है। वाटर कल्चर का चौथा अहम पैरामीटर टेम्परेचर है। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ज़्यादा गर्मी की सूरत में माहौल को ठंडा रखने के इंतजामात किए जाते हैं और ठंडक की सूरत में उसको गर्म किया जाना होता है ताकि मुनासिब टेम्परेचर बरकरार रखा जा सके। बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में फ्लाक वो बैक्टीरिया है जो वाटर कल्चर में पैदा किया जाता है। इसकी मिकदार 10 ml से 30 ml तक होनी चाहिए। फ्लाक की पैमाइश के लिए कोननुमा बोतल इस्तेमाल की जाती है। पानी में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन की मिकदार 6 ppm से 10 ppm तक होनी चाहिए। पानी में ऑक्सीजन की मिकदार इरिगेशन पंप के ज़रिए बढ़ाई जाती है। अमोनिया के अलावा वाटर कल्चर में नाइट्राइट की मिकदार 0 से लेकर 0.5 ppm तक होनी चाहिए। नाइट्राइट भी अमोनिया की तरह ही एक खतरनाक एलिमेंट है। BFT7 में हम इस बात को वाज़े करेंगे किस तरह बायोफ्लाक कल्चर में फ़िश की स्टॉकिंग की जाती है। इससे पहले हम BFT1 से BFT6 तक टैंक की तैयारी, ऑक्सीजन या एरेशियन का निज़ाम और पानी के पैरामीटर्स की तफसीलात का जिक्र कर चुके हैं। अब हम बायोफ्लाक वाटर कल्चर में मछली का सीड या बच्चा डालने के अमल की वजाहत करते हैं। इस अमल को फिश स्टॉकिंग भी कहते हैं, क्योंकि मछली का सीडलिंग
फिश हैचरी से लेकर आते हैं और ये प्लास्टिक बैग में बंद होता है। वाटर कल्चर में डालने से पहले मछली के बच्चे को सैनिटाइजेशन के अमल से गुजारना पड़ता है। सैनिटाइजेशन के लिए सबसे पहले प्लास्टिक बैग को वाटर कल्चर में छोड़ दिया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद फिश की सीडलिंग का टेम्परेचर पानी के बराबर हो जाए। इस दौरान 3 बर्तन लेकर एक में सादा पानी और पोटाशियम परमैंगनेट का महलूल तैयार किया जाता है। पोटाशियम परमैंगनेट को KMnO4 भी कहते हैं। 10 लीटर पानी में 1 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट मिलाकर हल कर दी जाती है तो ये महलूल लाल रंग में तैयार हो जाता है। दूसरे बर्तन में सादा पानी में आम नमक मिलाया जाता है जो कि 2000 TDS तक होता है। 2000 TDS हासिल करने के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक डाला जाता है। तीसरे बर्तन में सिर्फ सादा पानी होगा। मछली के सीड को एक जाली नुमा बर्तन में डालकर 20 से 30 सेकंड तक पोटाशियम परमैंगनेट के महलूल में रखा जाता है और फिर बाहर निकाल लिया जाता है। ये अमल 20 से 30 सेकंड के लिए 3 दफ़ा दोहराया जाएगा। इसके बाद यही अमल 3 दफ़ा नमकीन पानी से किया जाता है और आखिर में साफ पानी में मछली को 20 से 30 सेकंड तक रखा जाता है। तीनों इकसाम के पानी में मछली के सीड को गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता टैंक के अंदर छोड़ दिया जाता है। इस तरीका से मछली को स्टॉक करने का अमल मुकम्मल हो जाता है। इससे पहले वाले हिस्सा में फिश को सैनिटाइज करके बायोफ्लाक टैंक में स्टॉक करने के अमल को हम जान चुके हैं। अब हम इस बात की मालूमात हासिल करेंगे कि फिश को रोजाना की बुनियाद पर किस किस्म की खुराक दरकार होगी और इसकी मिकदार कितनी होगी। शुरू के अय्याम में मछली बहुत छोटी होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, लिहाजा मुख्तलिफ औकात में मछली की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती हैं। मछली को खुराक देने के लिए चंद बुनियादी बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। नंबर 1, फिश की खुराक इसके वज़न के हिसाब से दी जाती है। नंबर 2, मछली की खुराक रोज़ाना 2 से 3 दफ़ा दी जानी चाहिए। नंबर 3, मछली को खुराक मुकर्ररा औकात में ही दी जानी चाहिए, यानी अगर 12 घंटे के वक्फा के साथ खुराक दी जा रही है तो रोज़ाना एक ही वक्त खुराक दी जाए, यानी खुराक का वक्त आगे पीछे ना किया जाए। मसलन अगर खुराक 12 घंटे के वक्फा से 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम को दी जा रही है तो रोज़ाना इन्हीं 2 औकात पर ही खुराक दी जाए। ये नहीं कि कभी 8 बजे और कभी 6 बजे या 7 बजे, बल्कि 8 बजे के फिक्स टाइम पर ही खुराक दी जानी चाहिए। मछली को फीड देते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1, मछली का टोटल बॉडी वेट के हिसाब से फीड की परसेंटेज का हिसाब। नंबर 2, फीड का साइज यानी दाने का साइज क्या होगा। अगर दाना बड़ा हो और मछली छोटी हो तो मछली दाना खा ना सकेगी, इसलिए शुरू में फीड का दाना छोटा होगा और बाद में बड़ा होता जाएगा। नंबर 3, फीड में प्रोटीन की मिकदार। शुरू में प्रोटीन ज़्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाएगी। मछली की खुराक, बॉडी वेट, दाने के साइज और प्रोटीन की तादाद के लिए स्क्रीन पर एक टेबल में ये तफसीलात मुहैया कर दी गई हैं। मसलन शुरू अय्याम में जब मछली का बॉडी वेट 1 से 5 ग्राम के दरमियान होगा तो फीड की मिकदार कुल वजन का 4% देना होगी। दाने का साइज 0.5 से 0.8 मिलीमीटर के दरमियान होगा और प्रोटीन की मिकदार 32 से 38% के दरमियान होगी। इसी तरह जब फिश का कुल बॉडी वेट 6 से 20 ग्राम के दरमियान होगा तो खुराक की मिकदार 6% कर दी जाएगी और दाने का साइज भी बढ़ाकर 1 मिलीमीटर तक हो जाएगा। खुराक में प्रोटीन की मिकदार 32% तक हो सकती है। अब हम खुराक और बॉडी वेट के हिसाब की वजाहत करते हैं। मसलन अगर टैंक में 10 किलोग्राम मछली मौजूद है और उसको 4% खुराक डालनी है तो इसका मतलब है कि 10 किलोग्राम बॉडी वेट पर खुराक की मिकदार होगी 400 ग्राम और ये खुराक पूरे 24 घंटे में 2 हिस्सों में यानी 200 ग्राम सुबह और 200 ग्राम शाम को डाली जाएगी।
जब मछली का वजन बढ़ जाता है तो टैंक में से चंद मछलियों को पकड़कर उनका वजन कर लिया जाता है और इसी हिसाब से टैंक में मौजूद तमाम मछलियों का वजन निकाल लेते हैं। मसलन अगर टैंक में 1000 मछली मौजूद है और हमने 10 मछलियों का वजन किया तो एवरेज वजन 50 ग्राम फी मछली होने की सूरत में 1000 मछली का बॉडी वजन 50 किलोग्राम तस्वर होगा और मछली की खुराक 50 किलोग्राम के 4% के हिसाब से 2 किलोग्राम बनती है, जो कि 1 किलोग्राम सुबह और 1 किलोग्राम शाम को डाली जाएगी। मछली के बॉडी वेट के तनासब से खुराक की फीसद मिकदार, खुराक के दाने का साइज और प्रोटीन के तनासब की तफसीलात के लिए एक चार्ट हमने तरतीब दिया है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इस सिलसिला में इस चार्ट से मुफस्सर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।